नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था इंटरनेशनल ट्रेड पर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी रिकार्डो की, उसमें लेबर कॉस्ट के आधार पर कंपैरेटिव एडवांटेज निकाला गया था। लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी है एडम स्मिथ और रिकार्डो की, उसमें लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का उपयोग किया गया है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो उस वस्तु को बनाने में जो लेबर कंटेंट होता है, जितना लेबर यूज होता है, उसके आधार पर डिसाइड की जाती है। जैसे अगर एक कुर्सी बनाने में 2 घंटे का समय लगता है और एक मेज बनाने में 3 घंटे का समय लगता है, तो इन दोनों का जो एक्सचेंज रेट होगा, एक कुर्सी और एक मेज का 1 चेयर टू 1 टेबल, 1 टेबल, ये जो एक्सचेंज रेट होगा वो 2/3 का होगा। यानी कि एक मेज के बदले 1.5 चेयर या एक कुर्सी के बदले 2/3 टेबल, ये एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में, कुर्सी बनाने में 2 घंटे का समय लगता है और मेज बनाने में 3 घंटे का समय लगता है। लेकिन इस थ्योरी को इनवैलिड माना गया, क्योंकि किसी भी वस्तु को बनाने में केवल लेबर ही उपयोग में नहीं लाया जाता। नंबर 1, कई सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। नंबर 2, इसमें ये मान लिया जाता है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में कि जो लेबर है वो होमोजीनियस है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सबकी स्किल, सबकी काबिलियत अलग अलग होती है। तो इस थ्योरी को इसलिए इनवैलिड मान लिया गया। और दूसरी बात ये भी है कि किसी भी वस्तु की कीमत केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर डिसाइड हो, ऐसा नहीं होता। जबकि क्लासिकल्स यानी एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो इस बात को मानते थे दैट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा नहीं होता। मार्शल ने बाद में बताया दैट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमिन्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बोथ। मार्शल साहब ने कहा कि किसी वस्तु की कीमत मांग और आपूर्ति के इंटरैक्शन से डिसाइड होती है, ना तो केवल मांग से और ना ही केवल आपूर्ति से। जबकि रिकार्डो और स्मिथ या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। इसीलिए इनकी जो थ्योरीज हैं, इनको कहा जाता है कि ये केवल सप्लाई साइड पर आधारित है। डिमांड साइड उन्होंने पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया, रिकार्डो की थ्योरी ने और एडम स्मिथ की भी थ्योरी ने। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मान लिया कि प्राइस के डिटर्मिनेशन में डिमांड का कोई रोल नहीं है। तो चूंकि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू इनवैलिड हो गई, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हैबर्लर साहब ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी दी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हैबर्लर साहब ने दिया 1936 में। 1936 में हैबर्लर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी दी और उसके माध्यम से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कंपैरेटिव एडवांटेज किस प्रकार से डिसाइड होगा और कैसे देश व्यापार कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी एक वस्तु को की एक इकाई बनाने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाई का उत्पादन कम करना पड़ जाए, वो पहली वस्तु की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 1 किलो पोटैटो आलू प्रोड्यूस करना है और इसके लिए जो संसाधन आप इस्तेमाल करेंगे आलू उत्पादन करने में, उसके कारण 2 किलो टमाटर या टोमेटो का उत्पादन कम हो रहा है। तो 1 किलो पोटैटो की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 2 kg ऑफ टोमेटो, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि 1 kg टोमेटो की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 1/2 kg ऑफ पोटैटो। इसकी बेनिफिट ये है कि इसमें हम जो कॉस्ट है उसका मेजरमेंट हम कर रहे हैं दूसरी वस्तु की क्वांटिटी
फैक्टर्स का इसमें कोई नाम नहीं ले रहे। फैक्टर्स कितने भी हो सकते हैं, लेबर, कैपिटल, लैंड, कुछ भी हो सकता है। तो जहां पर रिकार्डियन थ्योरी केवल ये मानकर चल रही थी दैट देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी में इस प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है। देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बस बात यह है कि हम ये मेजर करते हैं कि एक वस्तु की, किसी वस्तु की एक इकाई के उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा को गिव अप करना पड़ेगा, दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन कम करना पड़ेगा। इसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो व्यापार के संदर्भ में हम इसका कैसे उपयोग करेंगे, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मेजरमेंट हम नेशनल लेवल पर कैसे करेंगे, इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पीपी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसको प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का मतलब होता है एक ऐसा वक्र जो वस्तुओं के उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो किसी एक देश के संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादित की जा सकती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows those combinations of two goods which can be produced by utilizing all resources of an economy. इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे हमने मान लिया है कि ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश अगर अपने सभी संसाधनों का उपयोग करता है तो 45 टन व्हीट का प्रोडक्शन कर सकता है, और या 90 टन राइस का प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये जो एन लाइन है, दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ बांग्लादेश। रिकार्डो ने कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन ली थी, हैबरल साहब ने भी थ्योरी के एक्सप्लेनेशन के लिए कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एजम्पशन ली है। ध्यान रखना इस बात, यहाँ लेबर कॉस्ट की बात नहीं है। हैबरल साहब ने कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की है, और जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगी तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसी तरह से ये इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है AB। इसका मतलब यह है कि इंडिया में सारे रिसोर्सेज का यूज करके 150 टन व्हीट का प्रोडक्शन हो सकता है, या 100 टन राइस का प्रोडक्शन हो सकता है। अब इसके माध्यम से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपली इज द स्लोप ऑफ दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहां से अगर हम देखें तो बांग्लादेश में 1 यूनिट व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2 यूनिट ऑफ राइस, या यूं कहें कि 1 यूनिट ऑफ राइस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हाफ यूनिट ऑफ व्हीट। ये आ गया बांग्लादेश का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिमिलरली इंडिया का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए, इंडिया का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका 1 यूनिट ऑफ व्हीट, 1 यूनिट ऑफ व्हीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2/3 यूनिट ऑफ राइस। कैसे? 100/150। या हम यूं कहें कि 1 यूनिट राइस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1.5 यूनिट ऑफ व्हीट। ये इंडिया की होगी और ये बांग्लादेश की। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम से इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश में 1 यूनिट एक्स्ट्रा व्हीट का अगर प्रोडक्शन करना है तो राइस का यूनिट 2 यूनिट कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर 1 टन व्हीट का प्रोडक्शन करना है तो 2 टन राइस का कम उत्पादन करना पड़ेगा। इसी तरह से भारत में अगर 1 टन राइस का उत्पादन करना है तो 1.5 टन व्हीट का उत्पादन कम करना पड़ेगा। ये चीज़ हमको यहाँ से पता चल रही है। अब यहाँ से हमको एक चीज़ें भी पता चल रही है कि किसको कंपैरेटिव एडवांटेज मिला हुआ है। आप देखिए, जिस देश में जिस वस्तु की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी उसको उस वस्तु के उत्पादन में कंपैरेटिव एडवांटेज मिला होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बांग्लादेश है
उसमें 1 यूनिट राइस का जो प्रोडक्शन है, अपॉर्चुनिटी कास्ट है 1.5 यूनिट ऑफ व्हीट है। इसके मुकाबले इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। इंडिया में आप देखिए कि 1 यूनिट व्हीट का अपॉर्चुनिटी कास्ट 2/3 यूनिट ऑफ, इसका कम है। इसका मतलब ये हो गया कि इस एग्जाम्पल में, हमारे इस डायग्राम में आपका बांग्लादेश को कंपैरेटिव एडवांटेज है राइस के प्रोडक्शन में, और इंडिया को कंपैरेटिव एडवांटेज है व्हीट के प्रोडक्शन में। तो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बांग्लादेश को राइस का एक्सपोर्ट करना चाहिए और इंडिया को व्हीट का एक्सपोर्ट करना चाहिए। चूंकि दोनों देशों में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग अलग है, जब दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू होगा तो जो प्राइस रेशियो डिसाइड होगा वो इस तरह से होगा कि दोनों को एडवांटेज मिले। एडवांटेज कैसे मिलेगा कि अगर बांग्लादेश को इतने राइस के बदले इससे ज्यादा व्हीट मिल जाता है तो इसके लिए फायदेमंद हो जाएगा। यानी कि जो प्राइस रेशियो लाइन होगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, एमआर। इंडिया को अगर इतने व्हीट के बदले इससे ज्यादा राइस मिल जाता है तो इंडिया का फायदा हो जाएगा। यानी कि जो प्राइस लाइन होगी, सॉरी, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा वो कुछ इस तरह का हो जाए कि इतने व्हीट के बदले इससे ज्यादा राइस मिल जाए। तो ये BH जो टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है, जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा इंटरनेशनल लेवल पर, ये BH हो जाएगा। तो ऐसे में ये दोनों के लिए फायदेमंद बन जाएगा। अब अगर व्यापार के पहले आप मान लें कि बांग्लादेश यहां पर था के पॉइंट पर, आफ्टर ट्रेड ये पहुंच जाता है के डैश पॉइंट पर। ये जो कर्व है इनको हम कहते हैं कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। ये है CIC, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। जैसे इंडिविजुअल का इंडिफरेंस कर्व होता है, उसी तरह से सोसाइटी के लिए कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। तो अब यहां से हम यहां जा रहे हैं कि नहीं कि बांग्लादेश का वेलफेयर बढ़ रहा है। सिमिलरली इंडिया पहले अगर यहां पर था S और अब आफ्टर ट्रेड S डैश पर पहुंच गया तो इंडिया का वेलफेयर भी बढ़ गया। पहले S पर था, अब इसका हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर पर पहुंच गया तो इंडिया का वेलफेयर भी बढ़ गया। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के माध्यम से भी हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस देश को कंपैरेटिव एडवांटेज किस वस्तु में के उत्पादन और एक्सपोर्ट में प्राप्त है, उत्पादन में प्राप्त है, और वह देश उस वस्तु का एक्सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर यह प्रश्न है कि आखिर ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इसलिए हुआ है कि हैबरर साहब ने मान लिया है दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। अब किन कंडीशंस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट हो सकती है, इसके लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे। इसमें फिलहाल ये जो हम K से K डैश पर जा रहे हैं या S से जो S डैश पर जा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं गेन फ्रॉम ट्रेड। क्योंकि दोनों देशों में जो लोग हैं व्यापार के कारण उनका जो सेटिस्फैक्शन का स्तर है वो पहले से ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए मूवमेंट फ्रॉम K टू K डैश और S टू S डैश इज गेन फ्रॉम ट्रेड। अब ये ट्रेड क्या होगा, आप देखिए कि बांग्लादेश को एक राइस के बदले 1/2 से ज्यादा व्हीट मिल जाए तो फायदा हो जाएगा। इंडिया को एक व्हीट के बदले 2/3 से ज्यादा राइस मिल जाए तो फायदा हो जाएगा। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये एक्सचेंज रेट तय हो जाता है 1 व्हीट इज इक्वल टू 1 राइस, तो इससे बांग्लादेश को भी फायदा हो जाएगा और इंडिया को भी फायदा हो जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश ये चाहता है कि एक राइस के बदले हाफ से ज्यादा व्हीट मिल जाए या 1 टन राइस के बदले हाफ टन से ज्यादा व्हीट मिल जाए। ये 1 टन व्हीट मिल रहा है, बांग्लादेश को फायदा हो रहा है 1 टन व्हीट। इंडिया चाहता है कि 1 टन व्हीट के बदले 2/3 टन से ज्यादा राइस मिल जाए, इंडिया को भी 1/3 का फायदा हो रहा है। क्योंकि इंडिया अगर
टन व्हीट का एक्सपोर्ट करता है और बदले में 1 टन राइस लेता है, तो मार्केट में, इंडियन मार्केट में उसको 2/3 टन मिल रहा, तो यहाँ पर 1/3 टन का फायदा इंडिया को मिल रहा है। तो अगर ये एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया, इस रेट पर दोनों देश व्यापार करने के लिए सहमत हो गए, तो दोनों देशों का इससे फायदा हो गया। तो ये डायग्राम के माध्यम से हम कंपैरेटिव एडवांटेज को एक्सप्लेन करने में सफल हो गए, जिसमें हम उपयोग कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल का। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी बात कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।